हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं 2023 बोर्ड परीक्षा में 1 मार्च को पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। जो क्लास 10 इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, जितने बच्चे देख रहे हैं शेयर भी कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बताए जाए उन सारे को आपको याद करना है ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो याद कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला एमसीक्यू, ठीक है। ये आप लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच से है, देख सकते हो मैंने लिख भी रखा है पार्ट ऑफ स्पीच से। पहला एमसीक्यू है, आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीक एंड। मतलब वीक एंड में क्या है, पार्क जाते हैं, ऑलवेज हमेशा। अब यहां देखो एक ऐसा रेड कलर का है, इसको आपको बताना इस सेंटेंस में क्या है। इस सेंटेंस में जो ये चीज है ना, ये क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। देखो भाई, आप लोगों को अगर थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता होगा तो जानते होंगे। देखो यहां एडजेक्टिव जो होता है वो विशेषता बताता है, ठीक है, विशेषता। तो ये कोई विशेषता नहीं बता रहा है, ये क्या कर रहा है, जगह है, एक जगह। तो नाउन जो होता है, नाउन में जगह, नाम, इन सब का विवरण किया जाता है ना। तो ये हमारा एक नाउन है, क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नाउन है। पार्क है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नाउन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग बिल्कुल तैयार कर लो, जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं सारा तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहो बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, तैयारी करते रहो अच्छे से। लिखा हुआ दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हाउ मच टू दे कॉस्ट, ठीक है। ये जो फूल्स हैं बहुत ज्यादा सुंदर है, इनकी प्राइस यानी कि कॉस्ट कितने रुपए में है, दे, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो, यहां आपको ये रेड कर दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको बताना ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एडजेक्टिव, बी है वर्ब, सी है नाउन एंड डी है एडवर्ब। तो ये बताओ कि ये किस चीज की विशेषता कोई बता रही है ना। विशेषता का मतलब होता है कि वो फूल सुंदर है, वो फूल व्हाइट है, सफेद है, वो इंसान ब्लैक है, ठीक है। ये सब जो मतलब विशेषता बताती है, ठीक है। जैसे यहां जो फूल की विशेषता है वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो इसलिए हमारा ये एडजेक्टिव होगा। ये क्या बता रही है, विशेषता बता रही है, किस चीज की, फूल की। तो इसलिए ये हमारा एक एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव जो है ना विशेषता बताता है। तो यहां आप लोग ध्यान रखना सारा क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो यहां तीसरा, ही ड्रोव हिज कार वेरी स्लोली डाउन टू द माउंटेन रोड, ठीक है। तो यहां स्लोली को बताना है क्या चीज है, स्लोली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एडजेक्टिव है, बी है एडवर्ब है, सी है वर्ब है एंड डी है नाउन है। देखो थोड़ा सा भी अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़े होंगे तो ये से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आसान लग रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो स्लोली है ना, स्लोली वो क्या है, एक एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब, ठीक है। तो थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ो, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये सब चीजें पढ़ो, ठीक है। वर्ब क्या है, क्योंकि ये सब चीजें जब आप पढ़ोगे तो ये सारा चीज बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगा जो मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और ये सारे मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूं कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता रहे, ठीक है। और मैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जुलाई इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। यहां आप कह रहा है कि जुलाई इज द फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर, मतलब ईयर में हमारा जो जुलाई है ना, एक मतलब जो साल में जुलाई का मंथ है वो मेरा फेवरेट मंथ है, ठीक है। तो इस जुलाई क्या है, यहाँ जुलाई, सॉरी जुलाई नहीं, फेवरेट क्या है यहाँ, फेवरेट। यहाँ देखो फेवरेट है ना, इसके नीचे अंडरलाइन है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है या नाउन है या एडवर्ब है। तो ये जो है ना जुलाई की विशेषता बता रही है, क्या बता रही है, जुलाई की विशेषता कि वो मेरी फेवरेट मंथ है। तो फिर ये विशेषता बता रही है, इसलिए हमारा क्या है, एक एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो टेंस है, क्या है, टेंस है।
अब हम लोग टेंसेस को देखने वाले हैं, ठीक है। टेंस जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, जैसे यहां टेंस देखो क्या लिखा हुआ है, आई फिर डैश 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 वर्किंग ऑल आफ्टरनून, ठीक है, एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट। तो यहां आपको क्या भरना है, ये आपको देखो, हैव बीन भरना है या शैल भी भरना है या हैड बीन भरना है या एम भरना है। तो अब आप लोग सोचो यहां हम लोग क्या भर सकते हैं, ठीक है। मतलब फिनिश्ड हो चुका है, काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो मतलब वो प्रेजेंट में काम नहीं चल रहा है, ठीक है, वो फिनिश्ड हो चुका है। तो मतलब वो पार्ट में चला गया, पास्ट में चला गया ना, पास्ट में। तो हैड बीन भर दो भाई, सही रहेगा हैड बीन, ठीक है, हैड बीन हमारा सही रहेगा, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सीता और हर ब्रदर्स, ठीक है, सीता और उनके भाई, यहां डैश 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 टू वी द ब्लेम्ड, ठीक है। यहां ऑप्शन नंबर ए है, इज भरा जाएगा या एम या आर या वाज। तो देखो यहां आप लोग सबसे पहले देखो कि यहां आपका प्रेजेंट है, तो यहां आप देखो सीता और हर ब्रदर्स, मतलब सीता भी हैं और उनके भाइयां भी हैं, मतलब उनके जो भाई लोग हैं ना वो भी हैं। तो फिर इन दोनों को मिलाकर आपका एक वचन नहीं रह गया। अकेली सीता होती तो ये एक वचन होता, लेकिन ये दोनों हैं इसलिए हमारा बहुवचन हो गया। तो यहां हमारा आर भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, आर, ठीक है, आर भरा जाएगा, ध्यान रखना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, चूज द सेंटेंस विथ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहां आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को चूज करना है, ठीक है। यहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखो, पहला दे शैल हैव रीच्ड बाय देम, ठीक है। दूसरा है दे शैल वी एंड अराइव्ड आपको बाय देन, ठीक है। एंड सी ऑप्शन है दे शैल अराइव बाय देन, एंड डी है दे शैल हैव बीन अराइविंग बाय देन। तो यहां आपका फ्यूचर परफेक्ट करना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कि उसमें हमारा शैल होना चाहिए और वी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉरी, शैल और हैव होना चाहिए, ठीक है। जैसे शैल हैव, विल हैव होना चाहिए, वी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे शैल हैव रीच्ड बाय देन, तो यहां हमारा हो जाएगा दे शैल हैव रीच्ड बाय देन। ऐसा नहीं कि आपका सरल होता है, हार्ड आता है, ठीक है, देख सकते हो काफी हार्ड है। अगला देखो आर्टिकल। आर्टिकल तो आप लोग जानते हो, आपके 3 आर्टिकल्स हैं और तीनों में से कोई एक एक भरना है। एक तो हमारा ए है, एक है एन एंड एक है द। तो इन तीनों में से आपको कोई एक भरना होगा, ठीक है। जैसे पहला देखो, ही हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड बॉय। नो आर्टिकल यानी कि कोई आर्टिकल नहीं, या फिर ए भरा जाएगा या एन भरा जाएगा या द भरा जाएगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहां जो भरा जाएगा वो ही हैज ऑलवेज बीन ए वेरी गुड बॉय, ठीक है, ए भर दो, सही है ए, ठीक है, ए भर दो, सही है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ज्यादा आसान है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो यहां कि यहां डैश डैश छूटा हुआ है, फिर यहां है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एंड है, वी है द, एंड सी है नो आर्टिकल, एंड डी है ए। तो यहां जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखो प्रेसिडेंट है, एक बहुत बड़े महान पुरुष है, तो इसलिए यहां हमें क्या भरना होगा, आगे किसी भी महान चीज को लिखने के लिए आगे दा लगाया जाता है, जैसे दा ताजमहल, दा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब आप समझना है आप लोगों को, दा, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 18 मील्स डॉट डॉट आवर्स, ठीक है। इसको आवर्स पढ़ा जाता है, यानी कि आगे ए ई आई ओ यू आता है, ओ मतलब पढ़ा जाता है, एच जो है वो साइलेंट होता है। एन भरा जाएगा या दा भरा जाएगा या आपका ए भरा जाएगा या नो आर्टिकल। तो यहां जो हमारा भरा जाएगा वो एन भरा जाएगा, क्योंकि इसको आवर्स पढ़ा जाता है, ठीक है, एन। जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं सारे को नोट कर लेना, एक्सरसाइज करना, बार बार रिवीजन करना, ठीक है, समझना, लिख लिख कर सीखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है रीडिंग्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला प्रश्न मतलब 11वां, एक्सरसाइज फिर स्लेस है, फॉर फिर स्लेस है, हेल्थ फिर स्लेस है, गुड फिर स्लेस है, डूइंग फिर स्लेस है, इज।
तो ऑप्शन नंबर ए है एक्सरसाइज डूइंग इज गुड फॉर हेल्थ, बी है डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, सी है फॉर हेल्थ इज गुड एक्सरसाइज डूइंग एंड हेल्थ इज गुड फॉर डूइंग एक्सरसाइज। तो ये जो है ना पहले आपका लगेगा डूइंग, और डूइंग एक्सरसाइज करने से इज मतलब है गुड फॉर हेल्थ, मतलब हमारा जो हेल्थ होता है वो अच्छा रहता है। वी वाला ऑप्शन सही। थोड़ा सा जब ग्रामर के बारे में जानोगे तो अच्छा लगेगा, तो समझ में आएगा, ठीक है। 12 सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। यहां देखो आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, जैसे ये VENEFITE बेनिफिटेड एंड बेनिफिटेड देखो ये एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। देखो चारों अलग अलग टाइप्स के हैं। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, तो चेक कर लेना। वैसे मैं आपको बता देता हूं कौन सा राइट ऑप्शन है। VENE ये वाला सही होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट स्पेलिंग से। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट स्पेलिंग सही है, ताकि आप लोगों का स्पेलिंग वाला जो पोर्शन है ना वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखो फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूज द वर्ड वर्थली स्पेल्ड, ठीक है, जो मतलब वर्थली स्पेल्ड है, ठीक है, का है आई एम इम्परेटिव एंड यहां इडिल्स एंड आपका इमिटेंट एंड यहां इम्प्रेटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इमिनेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 समझो, ठीक है। लिखा हुआ द यंग बॉय रैन अवे आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें आपको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है, ठीक है, एडजेक्टिव को। तो ऑप्शन है ए द है, या फिर सेकंड है बी वाला ऑप्शन रैन, या सी है यंग, या डी है आपका अवे। तो द यंग बॉय रैन अवे, इसमें कौन सी विशेषता, यंग बता रहा है कि बॉय बता रहा है कि रैन बता रहा है कि, देखो बॉय की विशेषता कौन बता रहा है, यंग की जवान लड़का, ठीक है, यंग बॉय। तो यहां जो यंग होगा ना वो हमारा एक एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां जो यंग है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये हमारा एडजेक्टिव है, तो फिर हो गया एडजेक्टिव ही हमें आइडेंटिफाई करना था। ऐसे बोर्ड एग्जाम में आएगा कि द यंग बॉय रैन अवे आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, तो आपको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेगा तुरंत, 1 नंबर का रहेगा, 1 नंबर आपको तुरंत देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने सही लिखा है OMR शीट पर तो 1 भी नंबर आपका कटेगा नहीं, आधा का आधा भी नहीं कटेगा, ठीक है। लिखा सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, तो यहां आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। अब वर्ब इसमें क्या है, देखो वर्ब इसमें ऑप्शन नंबर ए है स्टडीज है, या बी है आपका हर है, या सी है लिव्स है, या डी है 4 नंबर है, या डी इसको कर देना मुंबई। देखो यहां जो हमारा एक वर्ब है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिया, तो वो देखो लिव्स जुड़ा है ना, एस जुड़ा हुआ है लिव्स के साथ, तो वो हमारा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ही इज सफरिंग फिर डैश डैश सॉरी फीवर। ऑप्शन नंबर ए है इन भरा जाएगा, या एट भरा जाएगा, या फ्रॉम भरा जाएगा, या विद भरा जाएगा। सभी स्टूडेंट को पता होगा, अगर आपने जिंदगी में कभी एप्लीकेशन लिखा होगा ना तो ये वाला जरूर लिखा होगा कि रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई हैव बीन आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, ठीक है, तो इसलिए सफरिंग फ्रॉम फीवर हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 16 भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो अब आप लोग यहां कि द बॉय हेल्प्ड टू द ब्लाइंड मैन। यहां क्या लिखा है, द बॉय हेल्प्ड टू द ब्लाइंड मैन। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में एडजेक्टिव ज्यादा चांस है पूछने का, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। अब यहां एडजेक्टिव ही चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए है द, या बी है ब्लाइंड, या सी है हेल्प्ड, या फिर डी है बॉय। तो मतलब कह रहा है द बॉय हेल्प टू द ब्लाइंड मैन। यहां आपकी जो विशेषता बता रही है वो ब्लाइंड मैन की विशेषता है, ब्लाइंड, ब्लाइंड है ना, तो मतलब वो क्या है, अंधा है, तो वो एक विशेषता है जो उसकी विशेषता बता रही है, ठीक है। तो वो हमारा ब्लाइंड जो हो जाएगा वो आपका यहां हमारा ब्लाइंड जो होगा वो एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 समझो। यहां
माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वर्किंग, बी है इज, या सी है हार्ड, या डी है आप लोगों का मैन। यहां आपका हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा है, ठीक है, या वर्ब पूछ रहा है, तो यहां हमारा जो राइट आंसर होगा वो है इज, मतलब इज जो है ना यहां वर्ब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, इट हैज बीन रेनिंग फिर डॉट डॉट मॉर्निंग, फिर यहां ऑप्शन नंबर ए है फ्रॉम, सिंस, फॉर, वाई। तो लिखा हुआ इट हैज बीन रेनिंग। देखो मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग के लिए मतलब मॉर्निंग से हो रहा है, तो मतलब ये निश्चित समय है ना मॉर्निंग, तो इसलिए यहां हमें फ्रॉम सिंस लगाना होगा। सिंस, जब निश्चित समय हो तो सिंस लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है द गंगा इज ए होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवर या है ए है या होली है या इज है। तो यहां जो गंगा की विशेषता है ना, गंगा की विशेषता वो है पवित्र, पवित्र मतलब होली, तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग कंप्लीट कर लो बिल्कुल से, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सारा क्वेश्चंस आप लोग याद करके बोर्ड एग्जाम में जाना, अगर आप लोगों को 90% मार्क्स इंग्लिश में भी लाना है, ठीक है। आप लोग सारा क्वेश्चन नोट कर लेना, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट वाज लैंचोज प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, ठीक है। आपको ये बताना है कि लैंचो की जो परेशानी थी या फिर प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। एंड व्हाट वाज हिज ओनली वन होप, ठीक है, और उनकी आशा क्या थी, ठीक है। ओनली कौन सी उनकी आशा थी, और अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा इसका मीनिंग, ठीक है, मतलब पूरा आप लोगों को पता होगा हिंदी में। तो अगर आपको हिंदी में पता है तो इंग्लिश में उसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले समझो द रैन विथ हैवी हेलस्टोन्स, ठीक है, जो रैन है वो हैवी हेलस्टोन्स के साथ हैड रियून्ड लैंचोज फील्ड, मतलब रैन जो है वो ओले, जो ओले होते हैं ना बर्फ, उसके साथ आया काफी तेजी से। पहले तो धीरे धीरे बरसात हो रही थी, बौछार हो रहा था, फिर उसका अचानक से बदल गया और हेलस्टोन्स के साथ मतलब वहां ओले गिरने लगे और हैड रियून्ड लैंचोज फील्ड, और जो लैंचो का फील्ड है उसको बर्बाद कर दिया। ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए मकई के फसल लगे हुए थे ना, उसको बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो उनका फसल जब बर्बाद हो गया, सो इसलिए ही वाज सैड, इसलिए वो जो लैंचो था बहुत ज्यादा दुखी था, ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी था। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उनकी केवल एक आशा थी, वो था गॉड, यानी कि भगवान, ठीक है। केवल उनकी गॉड ही आशा थे, ठीक है, केवल वही हेल्प कर सकते थे, क्योंकि अब उनका हेल्प करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि लैंचो एक पुअर फार्मर था, ठीक है, और उसी खेत से उसका पूरा घर चलता था, ठीक है, पूरा। तो फिर ये आप लोगों को पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने काफी छोटा सा लिखा है ताकि आप लोग इसको नोट करके और अच्छे से याद कर लो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको लिख कर आना, छोड़कर नहीं आना है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो सॉल्व क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, ठीक है, यानी कि लैंचो को कितने पैसों की जरूरत थी और कितना पैसा मिला, ठीक है। मतलब नीड मतलब होता है जरूरत और रिसीव मतलब होता है पाना, मतलब कितना पाए थे लैंचो ने, जितना लिखा था 100% लिखा था, ठीक है। तो 100% की उनकी जरूरत थी, लेकिन लैंचो को कुल नहीं मिला था, 100% नहीं मिला था, ठीक है। तो हेल्प किया था लेकिन भगवान ने नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहां लैंचो नीडेड 100 पीसेस, मतलब लैंचो को 100 सिक्कों की 100 पीसेस की जरूरत थी। कितने की? 100 पीसेस की जरूरत थी, ठीक है। एंड टू सॉ हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने फसल को बो सके, मतलब दोबारा लगा सके, ठीक है। एंड टू लिव एंटिल, और जीवित रहने के लिए जब तक कि उसका नया फसल ना उग जाए, और द नेक्स्ट क्रॉप, जब तक उसका नया दूसरा फसल ना उग जाए। ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस, और उनको रिसीव हुआ ओनली 70 पीसेस। जरूरत थी 100 पीसेस की, लेकिन लैंचो को मिला कितना? ओनली 70 पीसेस। कितना आसान है, कुछ नहीं है। इसको मैंने खुद बना के लिखा है कि आप लोगों को आसान से आसान भाषा में कि समझ में आ जाए,
ठीक है, केवल 2-3 लाइन में है और पूरा 2-3 लाइन में अगर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखोगे 2 लाइन में आ जाएगा, 2 लाइन में पूरा समझ जाएगा एग्जामिनर आखिर बच्चा लिखा क्या है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये 100 पीसेज की जरूरत थी और लेंचो को मिला केवल 70 पीसेज। ठीक है, 70 पीसेज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है यहां कि व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक इन द बिगिनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज ओथ एंड टॉकिंग स्पीच। ठीक है, अब यहां आप लोगों से क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, यहां आप लोगों से पूछ रहा है कि नेल्सन मंडेला ने अपने शपथ ग्रहण भाषण के आरंभ में क्या वादे किए। ठीक है, शपथ ग्रहण, ठीक है, इसका मतलब होता है शपथ ग्रहण के जो स्पीच दिए थे उसमें क्या वादा किया था। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट यहां लिखा हुआ है कि मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट। ठीक है, मंडेला जो है ने सभी इंटरनेशनल नेताओं को धन्यवाद दिया। ठीक है, सभी को धन्यवाद दिया जो इंटरनेशनल नेताएं थे जो इनकी हेल्प किए थे। ठीक है, एज ही कॉल्स इट एन ओशियंस ऑफ जॉय एंड विक्टर फॉर जस्टिस। इसको क्या कहा, मतलब जैसे कि वे इसे आनंद का महासागर और न्याय की जीत कहते हैं। ठीक है, ओशियन मतलब होता है आनंद का, ओशियन ऑफ जॉय मतलब होता है आनंद का महासागर। ठीक है, आनंद का महासागर और न्याय की जीत कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ही प्रॉमिस, वो प्रॉमिस करते हैं कि दैट द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ बाई अदर, मतलब फिर से एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, फिर से ये जो है ना, जो मतलब अभी हम लोग आजाद हुए हैं फिर ये नहीं होगा। ये हो गया ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिया है कि सारे बच्चे इनको पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है, तो आप लोग इन सब को पढ़ो, जो मैं आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चंस याद करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्टूडेंट कि व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। ठीक है, जो मंडेला है उन्होंने, मतलब यहां आप लोगों से क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, इसमें पूछ रहा है, देखो 2 ऑब्लिगेशन मतलब होता है 2 दायित्व। तो मंडेला ने किन 2 दायित्वों को मेंशन किया, ठीक है, या फिर दायित्व दिया, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन्स ऑब्लिगेशन। 2 दायित्व होता है प्रत्येक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का 2 दायित्व होता है। 1 इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पहला उसके फैमिली के प्रति पहला दायित्व होता है अपनी फैमिली को देखभाल करो, अपने पेरेंट्स माता पिता, अपनी वाइफ का, अपने चिल्ड्रंस का। ठीक है, ये होता है पहला दायित्व जो सभी इंसान के लिए, सभी पीपुल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड अदर ऑब्लिगेशन इज हिज पीपुल, और दूसरा है जो अपनी कंट्री की कम्युनिटी है, कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, अपने देश के लिए भी कुछ करो, अपने देशभक्त के लिए। ठीक है, तो ये है दूसरा दायित्व। ठीक है, तो दोनों दायित्व मंडेला का समझ में आया। पहला है अपनी फैमिली के लिए, दूसरा अपनी देश की कम्युनिटी। ठीक है, अपने देश के लिए। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारा तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, छोड़ कर नहीं आना है एक भी क्वेश्चन। ठीक है, सारा क्वेश्चन करके आना है बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमारा स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि व्हाई डज एनी वांट टू कीप डायरी। ठीक है, एनी मतलब डायरी, ठीक है, डायरी के बारे में बताया, डायरी रखती थी ना, तो फिर इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो एनी जो है वो डायरी क्यों रखती थी ये आपको बताना है। तो एनी वांट टू कीप डायरी एज शी डिड नॉट हैव फ्रेंड। देखो उनके पास कोई भी फ्रेंड नहीं थे, कोई भी दोस्त नहीं थे, इसलिए वो डायरी रखती थी ताकि उसी डायरी को अपना फ्रेंड, उसी में अपने ब्रीथ स्केच जो है छोटा मोटा चरित्र चित्रण सब कुछ लिखती थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छे से, कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में इन सबको आ गया पेपर में तो आप लोग लिख कर आना बहुत अच्छे से, जितना मैं आपको बता रहा हूं ये सारा आप लोग लिख कर आना बोर्ड एग्जाम में अच्छे से। ठीक है, छोड़कर नहीं आना है बोर्ड एग्जाम में। अगला देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन एसे, मतलब जो टीचर ने चैटर बॉक्स पर एसे दिया था, ठीक है, एनी को लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्लास में बहुत ज्यादा बातचीत करती थी और इसलिए टीचर उन पर गुस्सा हुए और उन्हें क्या दिया कि आप चैटर बॉक्स पर एक एसे लिखो, एक निबंध लिखो। अगर आप इतना बातचीत करती हैं तो फिर आप चैटर बॉक्स पर एक एसे लिखो। ठीक है, उनको होमवर्क दिया था। ठीक है, तो अब आप लोग यहां समझो आखिर में है क्या, कैसा क्या बताया। ठीक है,
सबसे पहले बात भी करना एक कला है, ठीक है। देखो, अगर टीचर से आप अच्छे से बात करते हो तो इसका मतलब है आप अच्छे से पढ़ाई करते हो। जो बच्चे अच्छे से बात नहीं करते हैं वो डरते हैं, और वो डरते क्यों हैं? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं वो सबसे पीछे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं टीचर उनसे कुछ पूछ ना ले। हम भी पढ़ते थे, हमें पता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों वो चीज इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सबसे आगे बैठना है, और टीचर कुछ भी पूछे आप उनसे आप उसका आंसर भी दो, और बल्कि आप 2-3 क्वेश्चन और टीचर से पुटअप करो, तब पता लगेगा बच्चों कि हाँ ये बच्चा पढ़ा है, ठीक है। ऐसा बनो। पीछे बैठने से क्या होगा? आप अच्छे से पढ़ाई करो, जितना आपके पास समय है 100% फोकस करो अपने स्टडी पर, ठीक है। ये चीज है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं क्योंकि आप इतने समझदार हो। She gave 2 arguments to justify her chatter box. ठीक है, उसने या एनी ने अपने चैटर बॉक्स को सही ठहराने के लिए 2 तर्क दिए, 2 आर्गुमेंट्स, ठीक है। कौन कौन सा 2 आर्गुमेंट्स कौन कौन से हैं? एक एक को समझो। पहला, one that chatting is students traits and other reasons that nothing can be done about the inherited traits, ठीक है। मतलब यहां कहने का क्या मतलब है? यहां कहने का मतलब है, सबसे पहले यहां समझो कि वन दैट चैटिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेड्स, मतलब कहने का मतलब है कि चैट जो है, चैट करना छात्रों का एक गुण है, ठीक है। जो स्टूडेंट होता है उनका एक गुण होता है चैटर बॉक्स, मतलब चैट करना, बातें करना, बात करना, ठीक है। ये तो एक गुण होता है, क्योंकि क्लासरूम में अक्सर क्यों इतना ज्यादा चिल्लघुहार होता है, ठीक है, क्यों इतना ज्यादा नॉइस होता है? क्योंकि बात करना एक स्टूडेंट का गुण है, ठीक है। और दूसरा है कि मतलब कि विरासत में मिले लक्षणों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। इनहेरिटेज मतलब होता है विरासत, ठीक है, ट्रेड्स, मतलब जो विरासत में मिले लक्षण हैं उनको कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है, उनको कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो बातचीत करना, बहुत सारे बच्चों का एक गुण होता है कि ज्यादा बात करना, बहुत सारे बच्चों का एकदम शांत होते हैं, बिल्कुल क्लास में शांत बैठे रहते हैं, ठीक है, तो ये गुण होता है, ठीक है। तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विरासत में मिला। ये हो गया बच्चों, दो चीजें तर्क दिए थे एनी ने, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? काफी ज्यादा आसान है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, अगर आप अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगला देखो स्टूडेंट, व्हाट इज मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग, ठीक है। मेन क्रॉप्स मतलब जो मुख्य फसलें हैं कुर्ग की, वो क्या है? तो द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफी, ठीक है, कॉफी। आफ्टर मानसून द एयर ऑफ ब्रीज ऑफ इनविग्रेटिंग एंड कॉफी विथ कॉफी स्टेट्स एंड वल्गलेशन ट्रक्स एंड यहां अंडर ट्री कॉर्नपीस, ठीक है। तो ये है बच्चों कि व्हाट इज मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग, सबसे मेन है आपका कॉफी, जो आप लोग याद रखना, ठीक है। ये है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जो सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी ज्यादा आसान है, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा और बहुत ज्यादा आसान है। तो ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 समझो यहां कि व्हाई डज द कंडक्टर कॉल्स वल्ली मैडम, जो कंडक्टर है वो वल्ली को मैडम कह के क्यों बताया, ठीक है, क्यों बुलाया, क्यों कहा? तो बच्चों, वल्ली इज ट्राइंग टू बिहेव मोर नेचर देन हर एज, ठीक है, वो अपने एज के अकॉर्डिंग, मतलब वो अपना नेचर, ठीक है। एंड सी इज ट्राइंग द लुक ओवर कॉन्फिडेंस एंड स्मार्ट, मतलब वो कोशिश कर रही थी ओवर कॉन्फिडेंस और स्मार्ट दिखने की, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो द कंडक्टर इज एन्यूज्ड एट हर बिहेवियर्स एंड एन एफर्ट टू ट्रीट्स एंड हर कॉल टू मैडम, ठीक है। तो उनको चिढ़ाने के लिए, ठीक है, एन्यूज्ड मतलब होता है चिढ़ाना, तो उनको चिढ़ाने के लिए जो कंडक्टर है वो मैडम कहा, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चंस मैंने लिया है बच्चों, 8 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सारे प्रोज के हैं बच्चों, प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आपको प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ताकि आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम में जाओ तो अच्छे से लिख कर आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा आसान है। अब देखो बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी हम लोग देखेंगे विथ आंसर के साथ। इसलिए जितना मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस आप नोट करना, याद करना, बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर, और लिख कर आना, ठीक है। यहां से आपके प्रोज में से, यहां से आपको बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, 1-2 लॉन्ग भी देखने को मिलेगा, 1-2 शॉर्ट भी देखने को मिलेगा। पहला, Who was Lancho? Why did he write a letter to God? And who received the letter? And what did he do? ये आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले लैंचो कौन था? एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, किसान था, पुअर फार्मर था, ठीक है। तो लैंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर विथ ए लार्ज फैमिली,
ठीक है, समझ में आया। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रैन वाज प्लाउज्ड बाई वेरी हैवी हेलस्टोन्स, मतलब एक बार फसलों के लिए एक प्लीजेंट मतलब होता है बच्चों, एक अच्छा बौछार जो है ना वर्षा की जरूरत थी, लेकिन वो क्या हुआ, हैवी हेलस्टोन्स गिरने लगा। ठीक है, मतलब हैवी हेलस्टोन्स में बदल गया। पहले तो बौछार हो रहा था, लेकिन बाद में वो हैवी हेलस्टोन्स में बदल गया, ओले गिरने लगे जो उस फसल के लिए काफी खतरनाक थे और पूरे फसल को बर्बाद कर दिया। दियर फॉर द कॉर्न स्टैंडिंग इन, ठीक है, लैंचोज फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, तो इसी के कारण जो लैंचो का पूरा फील्ड है वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था, पूरा बर्बाद हो गया था, मतलब उसमें एक भी फसल नहीं बचे थे, उसमें पत्ती बचा ही नहीं था, सब उसके जो मकई के फसल के फूल थे वो सारे गिर गए और वो बिल्कुल से फील्ड जो है, खेत जो है बिल्कुल से बर्बाद हो गया। नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लैंचो, और जो गरीब लैंचो के लिए कुछ भी नहीं बचा था, उस खेत में कुछ भी नहीं बचा था ताकि उसका घर चल सके। ठीक है, एंड हिज फैमिली, लैंचो के लिए भी नहीं बचा था और उनके फैमिली जो थे, फैमिली तो उनके लिए भी कुछ नहीं बचा था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। सो ही रोट ए लेटर, इसीलिए उन्होंने एक पत्र लिखा टू गॉड, भगवान को। ठीक है, गॉड को एक पत्र लिखा, क्या, आस्किंग हिम, उनसे पूछने के लिए, फॉर 100 पीसेज इन ऑर्डर टू सॉ हिज फील्ड। ठीक है, मतलब अगेन एंड लिव एंटिल द न्यू क्रॉप केम। ठीक है, कहने का मतलब है उन्होंने उस जो लेटर में लिखा उनको 100 पीसेस की जरूरत है। ठीक है, 100 पीसेस की जरूरत है क्या करने के लिए, फील्ड जो खेत है उसको दोबारा लगाने के लिए, मतलब फील्ड खेत में जो बीज है उसको दोबारा डालने के लिए, और एंटिल न्यू क्रॉप्स, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक नया फसल ना आ जाए। द लेटर वाज रिसीव्ड बाय ए पोस्टमैन, और पोस्टमैन को वो लेटर रिसीव हुआ, और द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट, और पोस्ट मास्टर ने उसको ध्यान से पढ़ा, एंड वाज मूव्ड, और वो थोड़ा सा अच्छे से मूव्ड हुआ, एंड कलेक्टेड 70 पीसेज, और 70 पीसेज इकट्ठा किया। लिखा था 100 पीसेज, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश किया अपने इंप्लॉयज से, खुद से भी, तो केवल 70 पीसेज इकट्ठा कर पाए। फॉर द, ठीक है, स्टैम्प पुट द मनी इन एल्बम एंड, आप लोगों का एड्रेस लैंचो, और उसको एक पॉकेट में रखा और फिर लैंचो के एड्रेस पर चला गया। ठीक है, भेज दिया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हो बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप इन सारे लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ के जाते हो बच्चा, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये सारा आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के जाना, बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाना है, बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स इंग्लिश में भी लाना है, तो ये सारा क्वेश्चन पढ़ के जाना। ठीक है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जो हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है कि व्हाट डज मंडेला मीन्स व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पोर्टर्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। यहां कहने का मतलब है, मंडेला ने कहने का क्या अर्थ है कि वह उन सभी अफ्रीकी देशभक्तियों का योग है जो उनसे पहले मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हो गए हैं। तो बाई सेइंग दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पोर्टर्स, ठीक है, एंड मंडेला वांट टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल पीपुल। ठीक है, वो सारे मतलब पीपुल की योग करती हैं, प्रे करती हैं, हु हैव सैक्रिफाइस्ड दियर लिव्स फॉर द स्नेक्स, ठीक है, ऑफ फ्रीडम्स। ही सेज दैट ही इज ग्रेटफुल, वो ग्रेटफुल है टू दोज हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उनसे पहले इस देश के लिए अच्छा करके गए हैं। बिकॉज दोज हीरोज, ठीक है, ऑफ फाइट हैड पेव्ड द path of cooperator and until and for him, therefore he could try to come to power to bring equality, ठीक है, and for his people with their support। ठीक है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग इसका हिंदी मीनिंग समझ लेना, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जब आप लोग पूरे चैप्टर का हिंदी मीनिंग समझ लोगे ना, तो चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो बच्चों और चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो, सब आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर आप चीजों को समझोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा आसान भी है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग क्वेश्चन, कि व्हाई डज एनी नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर या आउटसाइडर। यहां कहने का मतलब है कि एन ने अपने परिवार का संक्षिप्त चित्रण करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, और वह क्या हुआ, किटी को अंदरूनी व्यक्ति मानती थी या बाहरी व्यक्ति। ठीक है, तो एनी जो है फ्रैंक क्लेम्स दैट पेपर हैज मोर पेटेंट्स
देन पीपुल, ठीक है। सी यूजली सिट्स डिप्रेस्ड एंड ऑल एलोन, ठीक है, एलोन। सी क्लेम्स ऑफ हैविंग नो रियल फ्रेंड, मतलब वो यही दावा करती थी कि उनके पास कोई नो रियल फ्रेंड, कोई रियल फ्रेंड नहीं था। दिस लैंड्स द रीडर एंड द पार्टीशन दैट हर इज नॉट एनी बॉडी टू टेक केयर ऑफ एनी फ्रेंड, ठीक है। एंड टू क्लियर द क्लाउड्स ऑफ डाउट एनी फ्रेंड, टू क्लियर द क्लाउड्स ऑफ डाउट एनी फ्रेंड, ठीक है। गिव्स द स्केच ऑफ हर एलोम फादर कंप्लीटनेट, ठीक है। एंड मदर काइंड ग्रैंड मदर एंड लिविंग एंड लविंग, ठीक है, सिस्टर। सी ट्रीट्स किटी एज एन इनसाइडर, मतलब इनसाइडर, ठीक है, अंदरूनी मानती थी। बिकॉज सी कॉल्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है। एंड वाज रेडी टू कॉन्फिडेंट, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 3, जो आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है, ठीक है। इंग्लिश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है लॉन्ग क्वेश्चन कि व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन दोज डे एंड हाउ डिड ही लुक एंड व्हाट डिड द ऑथर एस्टिमेट फ्रॉम द अपीयरेंस, ठीक है। तो यह आप लोगों को बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप लोगों से पूछ क्या रहा है, सबसे पहले आप ये समझो, ठीक है, ठीक है। इसमें आप लोगों से पूछ रहा है बच्चों कि उन दिनों ब्रेड बनाने वाला क्या पहनता था, ठीक है। व्हाट डिड ही बेकर्स एंड इन दोज डे वियर, ठीक है, क्या पहनता था एंड वह कैसा लगता था, लेखक उसके अभिनव से क्या अंदाजा लगाता है, ठीक है, एक्सपीरियंस से। तो द बेकर्स, और मतलब बेकर्स कहो या ब्रेड सेलर कहो, इन दोज डे हैड ये पार्कुलियर ड्रेस, मतलब एक विशेष, इसका मतलब होता है विशेष ड्रेस, ठीक है, एक विशेष ड्रेस पहनता था। इट वॉज नोन एज द कबाई, जिसे उन्हें कबाई के नाम से जानते थे, ठीक है। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, जो एक सिंगल पीस था लॉन्ग फ्रॉक, रीचिंग डाउन टू द नेस्ट, नेस्ट का मतलब का होता है घुटना, ठीक है, जो घुटने तक, डाउन घुटने तक जाता था। इन द चाइल्डहुड डे, मतलब जो इन द चाइल्डहुड डे, ठीक है, चाइल्डहुड मतलब होता है जब बचपन का दिन था। द ऑथर सा, मतलब जो ऑथर है उसने देखा, द बेकर्स वियरिंग ए शर्ट, एक शर्ट एंड ट्राउजर, मतलब पहनते थे एक शर्ट एंड ट्राउजर। दियर वियर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो मतलब थोड़ा शॉर्टर था, फुल लेंथ से थोड़ा शॉर्ट था। एंड वन एंड लॉन्गर हाफ पैंट, और हाफ पैंट जो लॉन्गर हाफ पैंट होता है, ठीक है। द ऑथर एस्टिमेट फ्रॉम द बेकर्स अपीयरेंस दैट ही अर्न, ठीक है, अर्न करते थे, ठीक है। एंड आप लोगों का अर्नड सफिशिएंटली, मतलब इसका मतलब होता है पर्याप्त अर्न करते थे, ठीक है। बेकिंग वाज ए फॉरेबल, मतलब इसका मतलब क्या होता है, लाभदायक प्रोफेशन। देन द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर सर्व्ड इट, टेस्टिफाइड दैट ही वाज रिच ड्यू टू दैट प्रोफेशन। द ऑथर कंपेयर्स द बेकर्स विथ ए जैक फ्रूट्स ह्यूमिलियसली, ठीक है। बस इतना सा आपको पढ़ना है। देखो बच्चों, इंग्लिश आप लोगों को देखते, इंग्लिश का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया, ठीक है। जो हम लोग पहले, हमारा जो सिलेबस था उससे थोड़ा सा चेंज हो गया, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा और इन सारी को तैयार करना होगा, ठीक है। इन सारे को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। इन सबको मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको लिया है और बहुत ज्यादा अच्छे से इसको मैंने लिखा है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। पहले हमें भी इसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है और आप लोगों के लिए अच्छे से लिखना पड़ता है, तब आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। और इसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितना भी क्वेश्चंस मैंने बताया, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, आप लोग इन सारे को पढ़ लेना। और भी मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन लाऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, और भी लॉन्ग क्वेश्चन लाया जाएगा। ये हमारा इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा बच्चों। पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही आप लोगों को सप्लीमेंट्री का भी वीडियो दिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।